start with the section D of cost accounting. So I thought we should go topic wise. So हिन में इसमें एक टॉपिक है जो है जॉब कॉस्टिंग सिस्टम या जॉब ऑर्डर सिस्टम। इस टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉब ऑर्डर सिस्टम होता क्या है। जॉब ऑर्डर सिस्टम जो है वो अप्लाई कहाँ होता है, कौन से बिजनेसेस अप्लाई करते हैं। जॉब ऑर्डर सिस्टम वो बिजनेसेस अप्लाई करते हैं जो कस्टमाइज या कहें कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें टेलर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए। देखें, हॉस्पिटल के लिए अलग तरह का सॉफ्टवेयर बनाना होगा और स्कूल के लिए अलग तरह का सॉफ्टवेयर। ऐसे ही एक टेलर का एग्जांपल है। टेलर हर किसी की डिज़ाइन अलग होती है, तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो कौन सी होगी, जॉब ऑर्डर सिस्टम। एंड अच्छा, एक टेलमैन कॉर्पोरेशन है, यूज़ करता है क्या, जॉब ऑर्डर सिस्टम एंड हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें कितने डिपार्टमेंट हैं, 2। एक का नाम है एम, दूसरे का नाम है ए। बजटेड मैन्युफैक्चर कॉस्ट फॉर दी 1911 आर इज फॉलो। तो ये डिपार्टमेंट 1 है एम, ये डिपार्टमेंट ए। इसका जो डायरेक्ट मटेरियल लगा हुआ है वो लगा हुआ है 7 लाख और इसका 1 लाख। और वैसे ही डायरेक्ट लेबर 2 लाख 8 लाख, मैन्युफैक्चर ओवरहेड 6 लाख 4 लाख। द एक्चुअल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट चार्ज टू द जॉब। अब ना इसमें क्या होता है, हर किसी को नंबर दिया जाता है। तो इस जॉब का नंबर क्या है, 432 ड्यूरिंग 1911 वेयर एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल ये था, डायरेक्ट लेबर ये था। कि जो Tillman applies manufacture overhead production order on the basis of direct labor costs using departmental rates। तो अब ये टर्मिन अप्लाइज करता है मैन्युफैक्चर ओवरहेड किस बेसिस पे, प्रोडक्शन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर के पे, यूजिंग क्या करता है, डिपार्टमेंटल रेट्स। फिर कह रहे हैं प्री डिटरमाइन at the beginning of the year on the basis of annual budget the total manufacture cost associated with ये जॉब 432 49 शुड बी। तो कह रहा है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो, अगर हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करें तो वो होगी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमें ना डायरेक्ट मटेरियल मिला हुआ है, अगर हम यहाँ देखें तो 25,000 प्लस हमें डायरेक्ट लेबर भी मिले हुए हैं 20,000। पर हमें पता क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए उसने बता दिया है कि लेबर कॉस्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूजिंग डिपार्टमेंटल टर्मन अप्लाइज मैन्युफैक्चर ओवरहेड प्रोडक्शन ऑर्डर ऑन द बेसिस। उसने बेसिस बता दिए, मैन्युफैक्चर ओवरहेड जो होंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे निकाले जाएंगे। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखें तो हम 2 लाख को 6 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर दें तो 3 आ जाएगा। वैसे ही हम 4 लाख को 8 लाख से डिवाइड कर दें तो 0.5 आ जाएगा। तो हम ना क्या करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा 24,000 और 12 को अगर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6,000। तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया 30,000। तो हम यहाँ पे पुट कर दें अगर 30,000 तो 25 एंड 20 एंड 30 50 एंड 25। तो ये टोटल आ जाएगा हमारा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा हमारा 75,000। ये हमारा ऑप्शन डी है 75,000।
Vodel Corporation has a job order cost system. Thus, following debit credit appeared in the general ledger account. Work in process inventory for the month of March 1912. इसने भी बता दिया कौन सा सिस्टम यूज़ करा है, जॉब ऑर्डर सिस्टम यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब इसने बता दिया कि मार्च पे जो बैलेंस था वो 12,000 था और डायरेक्ट मटेरियल 40,000 था और डायरेक्ट लेबर 30,000 था और फैक्ट्री ओवरहेड 27,000। मार्च में क्या हुआ कि फिनिश गुड्स से वो कितने के थे, 1 लाख के। तो वोरेल अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन। अब फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन जो है इट प्री डिटरमाइंड रेट हमेशा कितना होगा, 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जितने भी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी उसका फैक्ट्री ओवरहेड 90% होगा। द जॉब 232 द ओनली जॉब स्टिल इन अ प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मार्च। अब ये जो जॉब थी ये अभी भी ना प्रोसेस में थी। हैज़ बीन चार्ज विद फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसका जो फैक्ट्री ओवरहेड जो चार्ज किया गया था ना वो था इतना 2250। तो पूछ रहा है व्हाट वाज अमाउंट ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल चार्ज टू द जॉब। तो कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल पे कितनी लगी होगी। अब इसको ना ऐसे समझें, इसने बता दिया कि टोटल पहले ना हमें इन सबको टोटल करना पड़ेगा 12,000, 40,000 एंड 30,000। तो 70,000, 70,000 एंड 27,000 एंड 12,000। तो ये हमारा जो चारों आ जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,09,000। ठीक है, और हम ये 1 लाख जो है ना फिनिश गुड्स ये अगर हम माइनस करते हैं क्योंकि उसने बताया ना कि एक ही जो है ना वो प्रोसेस में है, बाकी सब हो गए हैं। तो वो फिनिश गुड्स हो गए हैं तो फिनिश गुड्स हमारे 1 लाख में माइनस कर दूंगी तो ऑब्वियस है कि मेरा 9,000 बचेगा। ठीक है, अब मेरा इसमें देखें मैंने बता दिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। यही अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमें पता है 9,000 की होगी। तो यहाँ पे 9,000 आ गए, इसी को लगा दूंगी। तो अभी उसने हमें बता दिए फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमें क्या नहीं पता, एक तो उसने हमें कहा है डायरेक्ट मटेरियल तो हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल तो हमें पता ही नहीं है, पर हमें कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर जो है वो अभी नहीं पता, पर इसको हम पता कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। और फैक्ट्री ओवरहेड तो उसने हमें बता दिए 2250। ठीक है, अब ना अभी मैं ये यहीं रखती हूँ 9,000 डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर जो है ना। अब इसने हमें बता दिया था जो फैक्ट्री ओवरहेड होगा ना वो ओवरहेड प्रोडक्शन एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 90% किसका होगा, डायरेक्ट लेबर का होगा। मतलब अभी जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है उसका 90%, उसका 100% क्या होगा, डायरेक्ट लेबर होगा। तो हम इसका ना 100% निकालेंगे। तो 100% कैसे निकालेंगे, इस अमाउंट को जो है 225, तो 250 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँगी 2500 प्लस 2250, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल को अलग कर दूँ तो 9,000 माइनस कर दूँ 2500 और माइनस कर दूँ 2250 डायरेक्ट मटेरियल, तो हमारा बचेगा 4250 डायरेक्ट मटेरियल। तो हम इसमें ऑप्शन देखें 4250। अंडर हेलर कंपनी जॉब order cost system, estimated cost of defective work considered normal in the manufacture process are included in the predetermined factory overhead application rate during the March job 210 जो थी for 2000 head source was completed at the following cost per unit।
डायरेक्ट मटेरियल जो थे 5, डायरेक्ट लेबर 4, फैक्ट्री ओवरहेड जो था वो है 150% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो इसलिए वो 6 हो गए। तो बोला है फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ जॉब टू, जब इसकी थी फाइनल इंस्पेक्शन थी तब डिस्क्लोज क्या हुए 100 डिफेक्टिव सॉस विच विल रीवर्कड, जो जिन पे दोबारा काम होगा एट द कॉस्ट ऑफ 2। तो 100 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट डायरेक्ट प्लस ओवरहेड। एक तो ये लगेगी डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड एट प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट क्या था 150%। तो कह रहे द डिफेक्टिव यूनिट्स फिल विद इन द नॉर्मल रेंज, व्हाट इज द टोटल वर्क कॉस्ट एंड व्हाट अमाउंट शुड बी इट चार्ज्ड। अगर हम 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200, इसने हमें परसेंटेज बता दी थी 150% ऑफ 200 जो हो जाएगा वो, अगर 200 की हम 150% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300, तो ये टोटल में आ जाएगा 500। तो यहाँ पे देखें 500 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पेरोल taxes paid by the employer for the factory employees or the preferable accounted for as। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, जो पेरोल टैक्सेस होती हैं वो कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बन जाएगी हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी यूज इन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब कह रहे इनमें से कौन सा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में इस्तेमाल नहीं होता। अभी ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, जब हम लोग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं तो ये तो होता है एवरेज ऑफ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। नहीं, डायरेक्ट लेबर जितना भी, क्योंकि हम हर एक प्रोडक्ट कस्टमाइज होता है, उसका जो लेबर होता है और डायरेक्ट मटेरियल होता है वो इंडिविजुअली उसकी कॉस्ट एलोकेट होती है, तो वो एवरेज आउट नहीं होती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग व्हाट जर्नल एंट्री शुड बी मेड फॉर द रिटर्न टू द शॉपकीपर ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल प्रीवियसली इशूड बाय फैक्ट्री फॉर द यूज ऑफ मटेरियल। अब जब उसने ना इशू किया होगा तो इशू करने के लिए डेबिट एंट्री लिख दी होगी उसने कि वर्क इन प्रोसेस, तो अब वो हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी। इसमें क्या है क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड नो, वर्क इन प्रोसेस ये सही है। यहाँ पे भी देखें ना क्रेडिट लिख दिया है तो ये भी नहीं, हाँ क्रेडिट सही है, ये क्रेडिट सही है। पर इसका क्यों डेबिट, परचेस नहीं किया था हम लोग, हमारे पास वो मटेरियल पड़ा था, ठीक है। और डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस ये भी आप इसको देखें तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा दूसरा टॉपिक है, हम जब वो क्लियर करेंगे तो तब करेंगे। और अभी क्वेश्चन 8 पे आते हैं। A job order cost sheet normally does not contain which of the following। जो जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट होती है उसमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होती। क्यों नहीं होते, क्योंकि मैंने ऊपर ही बता दिया, वो ना एस्टिमेटेड जो होते हैं ना वो लगाए जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को बिलिंग करनी होती है, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो एक्चुअल पे नहीं होता। तो सी। ये भी हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे नहीं है, 11 भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे नहीं है। अभी है 12। इन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम द सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड को। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम होता है उसमें जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है तो वो कौन सा होता है, डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शीट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सेफ्टी फर्स्ट पैराशूट कंपनी है, यूज अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम, मतलब वो जो भी पैराशूट बनाती है ना उसमें हर एक पैराशूट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो अलग से उसकी कॉस्टिंग करती है। तो कह रहे कॉस्ट सिस्टम हैज़ अ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके पास कितने डिपार्टमेंट हैं, 2।
एक का नाम है टी, दूसरे का नाम है पी। वो बजटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। उन्होंने जो बजटेड इन्फॉर्मेशन रखी हुई है वो ये रखी हुई है कि मशीन आवर्स कितने चलेंगे 500 डिपार्टमेंट टी में, और डिपार्टमेंट बी में 25,000। वैसे डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख आएगा, यहाँ पे 6 लाख आएगा। फिर डायरेक्ट लेबर 3,50,000 1 लाख, और फैक्ट्री ओवरहेड जो आएगा 4 लाख 55,000 एंड 3 लाख। वो डिपार्टमेंट टी एंड डिपार्टमेंट पी जो अप्लाई करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन ऑर्डर टू थ्रो द यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे एप्लीकेशन इट विच आर द बेस्ड। वो किस पे बेस्ड होगा? अपॉन द ईयरली बजट। डिपार्टमेंट टी जो अप्लाई करेगा, ये डिपार्टमेंट टी है, ये जो अप्लाई करेगा वो करेगा डायरेक्ट लेबर पे। वो किस पे बेस करेगा? अपना डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट लेबर पे इसका फैक्ट्री ओवरहेड होगा। और वाइल डिपार्टमेंट पी जो करेगा वो मशीन आवर्स पे। अब ये डिपार्टमेंट जो पी है वो करेगा इस मशीन आवर्स पे, क्या बनाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो थी, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी है एक रिलेटिंग टू द जॉब 194 ड्यूरिंग द ईयर वाज द फॉलोइंग। मशीन आवर्स ने डिपार्टमेंट डी कितने चले थे? डिपार्टमेंट पी के 2,500, डायरेक्ट मटेरियल 18,000 था, और ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल था। ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है। तो 14,500 एंड डिपार्टमेंट पी जो था 24,600। अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ये नहीं लिखा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। तो कंट्रोल लिखा हुआ है, मतलब ये जो एस्टिमेटेड है, इसका मकसद है ये जो एस्टिमेटेड था। तो अभी हमें ना कह रहे हैं इफ द सेफ्टी फर्स्ट पैराशूट कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड से जो 195 फॉर द 1 वीक, उसने 1 लाख में भेजी, ठीक है। एंड इफ एस्टिमेटेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अगर 5% के ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट? तो उसका प्रॉफिट जो था कितना हुआ? ये तो हमारे पास है, ठीक है, 11,000, 25, 4,500, ये सही है। डायरेक्ट मटेरियल भी हमें पता है, हमें क्या नहीं पता? फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड को इसके साथ करने, डायरेक्ट लेबर के साथ। इस अमाउंट को 4,5,5,000 को डिवाइड कर देंगे 3,5,0,0,0,0 से, तो हमारा आ जाएगा 1.3, ठीक है। और हमें इसका करना था इसके साथ, तो ये भी हम कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख और 25,000, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 12। अब इस 1.3 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11,000 के साथ। अगर मैं इसके टी का 1.3 इसको 1.3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 14,300, ठीक है। अब मुझे निकालना है डिपार्टमेंट पी का मशीन आवर्स के साथ, तो मुझे यहाँ पे भी मशीन आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 30,000। तो अगर मैं अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, इन सबको प्लस कर दूं, क्या प्लस कर दूं? हम किसी कॉपी पे करते हैं।
अगर मैं डायरेक्ट मटीरियल जो है वो रख दूँ 18,000 और ये मैं डायरेक्ट लेबर 11,000 और 4,000, तो इस ये हो जाएगा मेरा 15,500 प्लस अगर मैं ये रख दूँ 14,300 एंड 30,000, तो मेरे हो जाएंगे 44,000 एंड 300। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ, तो मेरा आंसर आएगा ये मेरा आया 77,800। अब उसने बोल दिया है कि 1 लाख में उसने जो सेल की है उसकी सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है 5% किसके हैं, 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 1 लाख के हम 5% जो हैं अगर निकालेंगे तो हमारा आएगा प्लस 5,000। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 82,800। तो अगर हम इसको प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट सेलिंग माइनस जो है वो कॉस्ट। तो सेलिंग हमारी 1 लाख और जो हमारी कॉस्ट है वो 82,800, तो हमारा आ जाएगा 17,200। तो यहाँ पे भी देखिए आंसर है 17,200। फिर आते हैं 21 पे जो है जॉब ऑर्डर कोस्ट पे। ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑपरेशन द मोस्ट लाइकली टू एम्प्लॉय जॉब ऑर्डर कोस्ट। देखिए सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना वो मास में बनती हैं, तो ये नहीं हो सकता। क्रूड ऑयल मास में ही बनता है, कैंडी मैन्युफैक्चर मास में। अब जो शिप बनाएंगे ना वो हर किसी के अलग सेल होगा। एक तो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो रेयर होता है, या तो वो यूनिक होता है, या तो फिर वो हाई कॉस्ट का होता है, या तो उसमें हाई स्पेसिफिकेशन होती हैं। तो वो एक जॉब ऑर्डर कोस्ट सिस्टम में आएगा। अंडर जॉब ऑर्डर कोस्ट सिस्टम एक्यूमुलेशन द dollar amount of entry involved in the transfer of inventory from work in process to finished goods is the sum of the cost charged to all jobs completed during the period. Question number 23 to 27 are based on the following information. हाँ जी, क्वेश्चन 23 and 27 ताईं उहे इन इंफॉर्मेशन ते बेस्ड रखता। बाह्य कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हिकिड़ी कंपनी आहे जेकी मैन्युफैक्चर कंपनी आहे विद द फिस्कल ईयर जेको रन्स अथसि जुलाई 1 खां जुलाई 1 से जून 30 तक। द कंपनी यूज़ कौन सा सिस्टम यूज़ करती है, जॉब ऑर्डर अकाउंटिंग सिस्टम फॉर इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट बेस्ड अपॉन द डायरेक्ट लेबर है। अब जो है जो ओवरहेड है वो किस पे बेस्ड रखता है, डायरेक्ट लेबर पे, लेबर आवर्स पे। is used applied to over an individual job. A flexible budget of the overhead cost prepared for the this period. तो डायरेक्ट मटेरियल इसका ये डायरेक्ट लेबर, फिर है वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड टोटल ये वाली। फिर बोल रहा है ऑफिशियल से डिटरमाइन 1,20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास कितने, 1,20,000 एज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम फॉर द ईयर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉर नवंबर 19/7 जॉब नंबर दे दिया है इसने 17/5 एंड 17/55 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द नवंबर। अब ये था रॉ मटेरियल, इसका वर्क इन प्रोसेस किस जॉब का, 1750 का। फिनिश गुड्स परचेज रॉ मटेरियल जो था वो 135 का, और सप्लाईज 15,000, और मटेरियल एंड सप्लाई रिक्वेजिशन फॉर द प्रोडक्शन ये थी। फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर आवर्स ये थे, हर किसी के अलग दिए हुए हैं। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो दी गई है। फिर है फैक्ट्री
फैक्ट्री इक्विपमेंट कॉस्ट, उसमें पावर, रिपेयर, मेंटेनेंस, अदर मिला के 80,000। अब उसका 23 जो क्वेश्चन है वो है द प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट टू बी यूज टू अप्लाई ओवर एन इंडिविजुअल जॉब ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर इज। अब कह रहा है प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट जो था वो क्या अप्लाई किया गया था, तो वो क्या रेट था। तो अगर हम इसका ओवरहेड फाइंड करें 1978 का, तो हम ये वाला वेरिएबल और फिक्स को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6066600 6 लाख एंड ये आ जाएगा हमारा 6 लाख एंड 6,000। ठीक है, फिर इसने हमें पहले ही बताया था कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पे ये होगा। तो डायरेक्ट लेबर ऑफिशियल डिटरमाइन डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं 1,20,000, तो 1,20,000। तो अगर हम इसको लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5.05 पर DLH, ये दोनों ही आ सकते हैं। उसके बाद है द टोटल कॉस्ट जॉब। अब ये किसकी बोल रहा है 17 और 50 की, इस टोटल कॉस्ट पर किसकी 17 और 50। अब अगर तो आप केस देखोगे 17 और 50 ये वाला केस है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब डायरेक्ट जो हमारे पास लेबर वेजेस है वो है 51,000। तो ये 51,000 अगर मैं फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ डिवाइड कर दूं, ये टोटल इसके दिए हुए ना, तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 80,500। तो अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे डायरेक्ट लेबर का पता चल सकता है। तो ये कितने बनेंगे 6, और इस 6 को मैं, ये वाला केस है ना, इस 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा डायरेक्ट लेबर 21,000। और उसके बाद मुझे पता करना है फैक्ट्री ओवरहेड। इसके लिए इसने नोट दिया हुआ है हमें कि भाई विदाउट प्रीजुडाइज टू योर आंसर टू आइटम 1 अज्यूम दैट प्री डिटरमाइन ओवरहेड कितना था 4.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो मेरे डायरेक्ट लेबर आवर कितने 3,500। तो इन 3,500 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस अमाउंट से, तो इस अमाउंट से अगर मैं 35 को 100 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल को अभी के लिए मैं छोड़ती हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा 15,750। ठीक है, मैंने वर्क इन प्रोसेस में बता दिया था कितना था 54,000। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल ये था 54,000। दूसरी हमारी सप्लाईज थी जो थी वो थी 45,000। तो अगर मैं इन दोनों को भी प्लस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा आई थिंक 99,000। तो मैं डायरेक्ट मटेरियल की जगह पे अगर 99,000 रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,35,750। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा बी। अगेन 25 है, वो कह रहा है कि द फैक्ट्री ओवर एंड कॉस्ट अप्लाई टू द जॉब ड्यू, फिर केस बता रहा है 77 एंड 52। फैक्ट्री ओवर एंड कॉस्ट अप्लाई द जॉब, नवंबर में केस चेंज है 77 52। तो हम इसका क्या करेंगे फैक्ट्री ओवर हैंड फाइंड करना है ना हमें। ये मेरे पास है 2,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जो हमें पहले ही रेट मिला हुआ था 4.5 से, तो मेरा आ जाएगा 9,000।
तो ये मेरा बन गया 9000। अगेन 26 द टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड अप्लाइड टू द जॉब ड्यूरिंग द नवंबर। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ ओवरहेड अप्लाइड कह रहे हैं, जॉब अप्लाइड हुए हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये मैंने निकाला था 8500। इस 8500 हमें पता है ऑलरेडी, और हमें रेट भी दिया गया हुआ था पहले ही 4.50। तो अगर हम 4.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38,250। उसके बाद है कह रहे हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवर इनकर्ड ड्यूरिंग द नवंबर। अब कह रहे हैं एक्चुअल बताओ, तो एक्चुअल वो होता है जो ट्रेस एक डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखें रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो सप्लाईज 15,000, ठीक है। फिर ये देखें हर एक ऑर्डर को अलग अलग से दिया हुआ है, पर ये एक्स्ट्रा सप्लाईज है तो ये भी आएंगी। फिर फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं आएंगे। फिर लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर नहीं, इनडायरेक्ट लेबर वेजेस, देन सुपरवाइजर सैलरी, हाँ सुपरवाइजर सैलरी आएगी क्योंकि वो ट्रेस नहीं की जा सकती। देन फैक्ट्री फैसिलिटीज़, ये सेल्स से रिलेटेड है तो ये एक्सक्लूड की जाएगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो भी ऑफिस साइड है तो ये हमें फैक्ट्री के रिलेटेड नहीं है, ये भी एक्सक्लूड कर देंगे। फिर फैक्ट्री इक्विपमेंट्स में ये सारे आगे, तो कितनी अमाउंट बनी हुई है 80,000, तो हम 80,000 लिख देंगे। तो हम अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 47,500। तो ये हमारा आ गया 47,500। अब मटीरियल रिक्वेजिशन फ्रॉम नॉर्मली डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मटीरियल रिक्वेजिशन होती है नॉर्मली क्या उसमें नहीं होता, वेंडर का नेम नहीं होता, कहाँ से मतलब नेम, किस सप्लायर से हमने लिया हुआ है उसका नेम नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट विच डू नॉट मीट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एंड विच आर सोल्ड फॉर देयर साल्वेज वैल्यू इफ एनी आर कॉल्ड। जो साल्वेज वैल्यू पे होते हैं उनको हम स्पॉइल्ड यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स विच डू नॉट मीट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एंड विच मस्ट बी प्रोसीड फर्दर। अब ये जो है ये सेल नहीं होंगे, इनको फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ऐसे जो सेलेबल गुड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको डिफेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद है यूजिंग द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन द एंट्री रिकॉर्ड परचेज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल वुड इंक्लूड अ डेबिट and entry to record subsequently placement of indirect material into production would include debit। तो मटेरियल इन्वेंट्री होगी और यहाँ पे ना क्रेडिट होता, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल होता। उसके बाद है इन जॉब, अच्छा ये हमने 11 तक, ये 12 13 हमने कर दिया था, फिर हमने 14 नहीं किया था। 20 वर्कर्स पेड एट द वेज रेट ऑफ, 20 वर्कर्स हैं जिनको पेड किया, वेज रेट क्या किया जा रहा है, ये पॉइंट कंसीडर कीजिएगा 10.15 पर आवर। कितने वर्कर्स 20 वर्कर्स, कितनी वेजेस 10.5 पर आवर के हिसाब से। वर्कड 14 आवर्स, कितने आवर्स काम किया, तो 14 आवर्स। बोल रहे हैं ईच इंटायरली ऑन द जॉब 52, किस जॉब पे 52 वाली पे। ड्यूरिंग द पास्ट वीक 8 अदर वर्कर्स, और भी 8 वर्कर्स थे, 8 अदर वर्कर्स हु आर पेड एट द वेज रेट 7.5, जिनको वेज रेट दिया गया।
per hour. Spent half of their 40 work week on the job 52 and the remainder of time on job 53. इसका मकसद क्या हुआ? 40 का हाफ होता है 20 जो थे इन्होंने 52 वाली जॉब पे दिया हुआ है, और जो 53 वाली अलग से जॉब है उसको दिया हुआ है यही रेट। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये किस जॉब का है? 53 वाली जॉब का। इन द एडिशनल एक और भी केस है, वो है बिल हामोंड, अ पार्ट टाइमर। ये कौन है? पार्ट टाइमर है। पर मैं कहती हूँ इतना ना जाओ, क्योंकि एमसीक्यूज़ में हमारे पास ना टाइम नहीं होता। अगर हम जिस क्वेश्चन को हमें पार्ट टाइम वर्कर जो है जॉब 52 पे जिसने काम किया है, किस पे किया है? 52 पे किया है। फॉर कितने आवर्स किए हैं? 16 आवर्स किए हैं, बट अनेबल टू वर्क 4 आवर्स नहीं कर पाया क्योंकि अनएफिशिएंसी ऑफ द फेलो वर्कर्स इन पीरियड स्टेज। बिल हमन अर्न, उसने अर्न कितना किया है? 9.25 से पर आवर। सैलरीज फॉर सुपरवाइजर एंड मेंटेनेंस personnel related to job 52-53 अमाउंटेड फॉर, इसकी टोटल कितनी है? 12,550। Assuming that payroll withholding ignore the 52-50 only jobs being performed, what is entirely record of labor? तो ना मैं अगर इन दोनों की निकालूँ, 16 को 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 53 का 1200। तो ये वाली बी ऑप्शन सही होगा। अब आप अगर इसमें देंगे 53 में 1800 दे दिए, और इसमें भी आप देखें तो 53 में 1200 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो सकता था, पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 1200, फैक्ट्री ओवर एंड कंट्रोल 1250 जो उसने बता दिया था। अगर आप इसके देखें तो इसने 1250 नहीं लगाए, फिर 1250 यहाँ पे 1200 भी है। ठीक है, 15 है डैश इज अ सिमिलर टू बाय प्रोडक्ट ए रिजल्ट फ्रॉम द जॉइंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस। तो वो होता है स्क्रैप मटेरियल, बाय प्रोडक्ट होता है ना अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द अकाउंटिंग फॉर द एबनॉर्मल स्पॉइलेज विल नॉट अफेक्ट द यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सही है, जो स्पॉइलेज कॉस्ट होती है उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस पे अफेक्ट नहीं होता। Assume that 50,000 units are put into the production. Assume करें हमने 50,000 यूनिट्स पुट कर दिए हैं प्रोडक्शन में फॉर द जॉब जो थी 303 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ये थी। नॉर्मल स्पॉइलेज फॉर द जनरल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड 2.5%. At the completion the product only 46,000 unit were good. The remaining unit were good. The remaining unit spoiled had to be salvage value 7 each. Management considered the spoilage to be the inherent nature to be the general production process included normal spoilage in the predetermined factory over application date. When accounting for the spoilage job, what is the total amount of cost removed from the work in process? अब ये इसको आप 0 बढ़ा दें। अगर आप पहले अपना ये निकाल दें, अगर 50,000 है तो उसका 2.5 कितना निकलेगा? तो अगर हम 15,000 का 2.5% में निकालेंगे, अगर मैं इसको ये कर दूं तो 3030 कट जाएंगे तो मेरा आ जाएगा 1250। और अगर मुझे ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी क्योंकि 1,50,000 का यूनिट कॉस्ट निकालूं तो 50,000 से, तो ये मेरा आ जाएगा 30 को मैं इनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आ जाएगा 37,500।
500. Question 18 and question 19 related to the Howard graphite boron tennis racket manufacture plant. Assume that 15,000 tennis rackets are placed into the production for the job 22. Normal defective units were expected to 7%. अब इसका अगर हम 7% निकालेंगे 15,000, अगर हम 7% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1050. 1050 हमारे नॉर्मल है, बट कह रहा है एक्चुअल डिफेक्टिव कितने 1100. द कॉस्ट टू रीवर्क जो 11 डिफेक्टिव यूनिट्स की वो कुछ इस तरह है. जो टोटल इसकी कॉस्ट पड़ेगी वो हमें 40,150. Assuming that a rework cost will be ignored in the computation of the factory over an application rate. What is the amount of rework cost to be charged to the work in process inventory? उसने हमें क्या है एज्यूम करें rework cost will be ignored in the computation of factory over an application rate. तो हमें क्या करेंगे हम, ये इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 14,150. इसको हम डिवाइड कर देंगे 1100 से. तो असल में हमारी कॉस्ट पर कितनी रही है पहले तो हमें ये देखना है. तो हमारी कॉस्ट पड़ेगी 36.50. ठीक है. अब 36.50 इसने हमें इग्नोर करने को बोला है ना, हम इग्नोर करेंगे तो हम जो एक्स्ट्रा 50 हुए इसको काउंट नहीं करेंगे. जो हमारी एक्चुअल थी 1050 इससे इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1050 के साथ इसको कर देंगे मल्टीप्लाई. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर 38,325 आ जाएगा. फिर व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द पेरोल लायबिलिटी. अब ये पूछ रहा है पेरोल लायबिलिटी बताओ, मतलब पैसे कितने भरे इनकर्ड बाय द Howard graphite boron tennis bracket manufacture plant and the servicing job 22 abnormal defective units पे. जो उसने abnormal अब कितने थे बेसिकली, तो हमारे पास देखिए ना डिफेक्टिव हुए 1100, एक्चुअल होने कितने थे 1050. तो एबनॉर्मल कितने हो गए हमारे पास, इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो एबनॉर्मल हो गए 50. ठीक है. तो हम क्या कर देंगे पहले हम निकालेंगे टोटल के लेबर की कॉस्ट निकालेंगे. डायरेक्ट लेबर कितने हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो 19800. ठीक है. इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल से 1100 से. तो हमारा आंसर क्या आएगा 18. अब हम इस 18 का क्या कर देंगे, इस 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला था 50 का डिफरेंस जो हमने निकाला था इसको कर देंगे. तो 18 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया 900. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 900. फिर है 20 स्क्रैप accumulated from the job 1512 was sold for 450. Job was sold for 450. Job also resulted waste disposal cost 150. If the estimated scrap had been taken into consideration when the computing factory over an application, and if the waste material costs are allocated specific, जो proper accounting treatment would be. अब देखिए ना उसने एक्सपेक्ट भी 450 किया था, मिले भी 450. मतलब ये तो अकाउंट्स में कैंसिल हो जाएंगे, एक्सपेक्ट नहीं अकाउंट्स के जो कंसिडरेशन थी. बाकी एक्स्ट्रा हुई 150. तो टोटल डेब्ट जो आ गया 150 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में आ जाएगा. उसके बाद है 21 ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑपरेशन रन ऑफ द लाइकली टू बी एम्प्लॉय. अच्छा ये हमने 21 कर दिया था, ये भी हमने कर दिया था. बाकी हमने ये डी वाला आज पूरा सेक्शन हमारा हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग फॉर मोर कॉस्ट अकाउंटिंग.